हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम खान सर के बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 2 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरे किसमें निर्मित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलखड़ी से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए सर्वाधिक मोहरे कहां से प्राप्त हुई हैं, तो लोथल से जो है सर्वाधिक मोहरे प्राप्त हुई हैं। लोथल कहां पे है वर्तमान में? तो आपका गुजरात राज्य में है। किस नदी के किनारे? अब भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और लोथल से ही आपका बंदरगाह के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में जो है कितने तीर्थंकर हुए हैं? टोटल 24 तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और अगर हम बात करें 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है आपका 24वें तीर्थंकर थे। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में 23वां, तो 23वां जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मल्लीनाथ की बात करें तो मल्लीनाथ जो है 19वें तीर्थंकर थे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में भूमिका निभाई, इसलिए जो है इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपका नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। किसके विरोध में? तो तीन कठिया पद्धति के विरोध में यह हुआ था, ठीक है। और एक प्रश्न और बनता है कि महात्मा गांधी जी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल। ये पूछा जाता है, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण गए थे। और गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था ये चंपारण सत्याग्रह। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें बारदोली सत्याग्रह की, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये आपका 1928 में हुआ था। अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? ये आपका 1918 में हुआ था। और दांडी मार्च जो है ये कब हुआ था? 1930 में दांडी मार्च हुआ था, यानी नमक आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किए थे? प्रेसिडेंसी शहर पूछ रहा है, कौन सा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है प्रेसिडेंसी शहर थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? सर्वप्रथम तो मेरठ में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये 1857। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन था उस समय गवर्नर जनरल? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय भी था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉसपियर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आतंक का राज किसके शासनकाल को? तो आपका रॉबस्पियर के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख नेता कौन था? कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माओ जेडोंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया। संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन किसने किया है? तो पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रगान को जो है कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज को कब? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा। अच्छा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, जो किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन के अनुसार इसका गठन किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो आपका पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी, और एक आपका है अखंडता। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली जो है कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त है? 8वीं अनुसूची में पूछ रहा है कौन सा भाषा नहीं है इसमें से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं। अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, बाकी उर्दू, संस्कृत, नेपाली ये सब शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य को जो है किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो ये आपका किया गया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, तो जब जोड़ा गया था तब कितने थे? तब 10 थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। अच्छा, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और संविधान के किस भाग में? तो भाग 4A में जोड़ा गया है। और आर्टिकल पूछा जाए तो 51A में है। ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल जो है कहां पे नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में यह नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, द्विसदनीय विधानमंडल यानी विधान परिषद और विधान मंडल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वर्तमान में कितने जगहों पर है, कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल? तो आपका 6 राज्यों में। कौन कौन से? ध्यान सुनिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। फिर से रिपीट कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। टोटल कितने राज्यों में? 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में नहीं है। और सर्वाधिक जो है विधान परिषद की सीट पूछा जाए तो कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में। कितनी? 100 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की अधिकतम
सदस्य संख्या सभी को पता होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 250। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 250 सदस्य जो है अधिकतम, और इसमें जिसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा की हम बात करें तो ये आपका क्या है, उच्च सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, उच्च सदन है। और कैसा सदन है, अस्थाई सदन है, यानी इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो कितने वर्ष होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष, 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा जो है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 80 में है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। इतना राज्यसभा के बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिए फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ, राज्यसभा किस आर्टिकल में, 80 में है। और कैसा सदन है, उच्च सदन है और अस्थाई सदन भी है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और आयु कितनी जरूरत होती है 30 वर्ष। और सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और अधिकतम संख्या जो है कितनी, तो 250। अगला, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगर पूछा जाए लागू कब हुआ था, देखिए 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। ये तो आपका संविधान संशोधन हुआ था, और लागू कब हुआ था, ये 24 अप्रैल 1993 को यह क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में से शामिल किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर ये बात कर ले हम नगर पंचायत की, तो नगर पालिका को किस संविधान संशोधन, तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे क्या संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया, नगर पालिका को, तो 12वीं अनुसूची में। दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1993 में हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन पूछा जाए, तो रंगनाथ थे। रंगनाथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक, आगे, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है, कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार यह पूछ रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। सभी को पता होगा नेपच्यून क्या होगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वरुण ग्रह। और वरुण ग्रह के अलावा नीला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी क्या है, नीला ग्रह है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंगल कैसा ग्रह है, मंगल लाल ग्रह है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अब प्लूटो जो है अवग्रहों की श्रेणी में नहीं शामिल है ये। और वर्तमान में कितने हैं, तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। कौन सा सही मेल नहीं है, देखिए औद्योगिक क्षेत्र दिया है और देश दिया है। ओसाका कहाँ पे है, तो ये जापान में, सही है। लंकाशायर कहाँ पे है, ब्रिटेन में, सही है। सेलम तमिलनाडु में है, भारत में, सही है। बर्मिंघम ये फ्रांस में नहीं है, तो ऑप्शन डी। बर्मिंघम कहाँ पे है, तो ये आपका इंग्लैंड में है। बर्मिंघम कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रश्वेदन कहा जाता है। प्रश्वेदन कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्वेदन जो है क्या होता है, ये इसी के कारण जो है पृथ्वी पर वर्षा होती है, इसी के कारण पृथ्वी पर वर्षा होती है। ठीक है, ये वायुमंडल की नमी को सोख लेता है, उसे प्रश्वेदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई ये आपका
पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई है ये जो आपका अरब सागर में स्थित है और इसकी खोज कब हुई थी, तो ये आपका 1976 में यह खोजा गया था। और किसके अधीन है ये, तो ओएनजीसी के अधीन है। किसके अधीन, ओएनजीसी के ये अधीन है। अगला, सुएज नहर। सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर को जो है सुएज नहर किससे जोड़ती है, तो लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुएज नहर भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है और एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। जो ये सुएज नहर है एशिया और अफ्रीका को अलग भी करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नागार्जुन बांध भी है, वो भी आपका कृष्णा नदी पर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से जो है इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। नेक्स्ट, मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है। मयूराक्षी परियोजना जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए नदी किस नदी पर है, तो ये आपका मयूराक्षी नदी पर है। यह परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। नेक्स्ट, वनस्पति जो विषुवत रेखी वनों से संबंधित नहीं है। वनस्पति जो विषुवत रेखी वनों से संबंधित नहीं है तो कौन सा है, तो अकेसिया। ऑप्शन सी। बाकी महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड ये सब क्या है, विषुवत रेखी वन है। ये क्या होते हैं, हमेशा सदाबहार होते हैं। ये इनकी पत्तियां जो है झड़ती नहीं है और इनकी पत्तियों का आकार चौड़ा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। नगद फसल के लिए उगाई जाती है ऐसे बागान को क्या कहता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोपण खेती कहा जाता है उसे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोपण खेती जैसे आपका चाय हो गया, कॉफी हो गया, केला, इन सब की खेती को क्या कहा जाता है, रोपण खेती कहा जाता है। इसे व्यापारिक फसल भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों जो है पूछ रहा है इसमें, किसमें है, दलहन में है भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है इस प्रैक्टिस सेट में मक्का दिया है लेकिन मक्का नहीं होगा, दलहन होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो तीसरे नंबर का पूछ रहा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए पहले नंबर पे आप क्या हो गया, भारत हो गया, पहला स्थान पे भारत, दूसरे स्थान पे आपका चीन है, तीसरे स्थान पे आपका अमेरिका है, चौथे स्थान की बात करें इंडोनेशिया है। ठीक है। नेक्स्ट, आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या, ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है, तो यह आपका हो जाएगा तारापुर समिति। ऑप्शन सी। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा कौन सा नहीं पूछ रहा है, कौन सा मंडल नहीं है, तो आपका हो जाएगा कोटा मंडल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा मंडल यह नहीं है। बात करें अगर हम इलाहाबाद मंडल, झांसी मंडल, आगरा मंडल की, तो ये आपका उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये कोटा मंडल यह जो पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गालापेगोस द्वीप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गालापेगोस द्वीप जो है कहाँ पे है, यह जो है दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि से 600 मील दूरी पर यह स्थित है, गालापेगोस द्वीप। अगला है, विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला है, महाराष्ट्र में पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। पोला त्योहार यह कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। और इसमें किस जानवर की पूजा होती है, तो बैल की होती है। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे कायांतरण कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? तो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को ही जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम की खोज कब हुई थी? 1955 में हुई थी। किसने किया था? जॉर्ज प्लाडे ने किया था। नेक्स्ट आपका, हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो कंडरा जोड़ता है। ऑप्शन जो हो आ जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंडरा को ही टेंडन कहते हैं, इंग्लिश में टेंडन भी कभी कभी दे देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। कौन? लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु कहा जाता है हिंदी में, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति, जो पित्त होता है इसकी प्रकृति क्या होती है? तो ये क्षारीय होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पित्त का स्राव जो है कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पित्त रस कहाँ जो इकट्ठा होता है? तो पित्त थैली में। अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो ये आपका विलियम हार्वे ने दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती हैं, तो कुल हड्डियां कितनी होती हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 22। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन कौन सा? तो एड्रेनल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका स्राव कहां से होता है? अधवृक्ष से होता है। इसे उडो लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। किसमें है? काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप डीपीटी का टीका कहते हैं, यानी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, जिसे काली खांसी कहा जाता है, और टिटनेस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपीटी का टीका इसे कहा जाता है, ट्रिपल एंटीजन। ठीक। अगला है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, किस गैस के रिसाव से हुआ था? ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी? ये आपका 1984 में हुआ था, ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, किसके स्राव से? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के स्राव से। अगर इसका फार्मूला पूछा जाए तो CH3NCO होता है इसका फार्मूला। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? मौलिक इकाई कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन डी क्यूबिक मीटर, ये मौलिक इकाई नहीं है। बाकी मीटर की बात करें तो ये लंबाई की है, और किलोग्राम द्रव्यमान का है। केल्विन की बात करें, ये ताप की क्या है? इकाई है। क्यूबिक मीटर जो है ये आयतन का एसआई मात्रक है। ठीक है, आयतन का एसआई मात्रक क्यूबिक मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सी है? तो आपका वेग जो है सदिश राशि है, बाकी द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये सब क्या है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? किस वस्तु का जड़त्व जो है अधिकतम होगा? तो आपका हो जाएगा एक रेलगाड़ी की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है, तो कार्य कितना होगा? देखिए, कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन होता है। बल कितना दिया है? 60 न्यूटन, और विस्थापन कितना हो रहा है? 10 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 600 जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल बत्ती का प्रयोग क्यों होता है? तो ऑप्शन सी, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो है अधिक होता है और लंबी दूरी से इसे देखा जा सकता है, इसकी वजह से लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का जो है सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे कम बैगनी का होता है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है। जल का क्वथनांक पूछ रहा है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो कितना होता है? तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट।
और वैसे पूछा जाए डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी को पता है, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हिमांक की बात करें, हिमांक जो है कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हिमांक जल का, ठीक है। अगला प्रश्न है, विभिन्न रंगों के समूह को, विभिन्न रंगों को समूह को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए वर्ण पट्टी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि प्रिज्म से जब गुजारा जाता है, जो 7 रत्न में विभक्त होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्ण पट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट, एसी करंट में जो है क्या होता है, ऑप्शन सी धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं, तो ऑप्शन सी तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, ऑप्शन सी। अगला, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है, कैथोड किरण का जो है प्रयोग कहां पे होता है, तो आपका टेलीविजन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, या किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया, तो ये जो है किसके द्वारा बताया गया, तो ये आपका बोहर के द्वारा बताया गया था 1913 में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है, तो कौन सा, ऑप्शन ए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सभी अम्लों का साझा तत्व है, सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। अगला है, सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, तो आपका शून्य क्रम का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या होता है, तो आपका उष्माक्षेपी होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्माक्षेपी प्रक्रम का। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैंटिन्स प्रक्रिया कहलाती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चांदी। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है, ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है क्या, तो रक्त, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, तो आपका ओजोन परत को, ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल किस में पाई जाती है, तो आपका समताप मंडल में पाया जाता है ये, ठीक है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक खाद्य संरक्षण के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती है, तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा क्या होती है, घटती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है, बिहार की आर्थिक समृद्धि जो है किसके विकास पर, तो कृषि के विकास पर यह आधारित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, बिहार के अधिकांश भाग जो है आच्छादित है किस मिट्टी से, तो कछारी मिट्टी से, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है, नमो शेतकरी महासम्मान योजना किस राज्य सरकार ने, तो आपका किया है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत जो है 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है, ट्रेनों के इंजनों का नामकरण जो है किस रेलवे जोन ने, तो हो जाएगा इसका उत्तर रेलवे, ऑप्शन ए शहीदों के नाम पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है किस राज्य में है,
तो ये आपका कर्नाटक के मैसूर में है। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? मैसूर में, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर यानी त्रिज्या के मान के अनुसार क्या होता है? बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा? ये अक्सर पूछा जाता है। स्मॉल जी का न्यूनतम मान कहां पे होता है? भूमध्य रेखा पर। और अधिकतम कहां पे होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो हो जाएगा सात सती प्रथा का प्रतिषेध यानी सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? ये देखिए पुराना प्रश्न है, 2019 में। तो ऑप्शन ए केन विलियमसन को मिला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में। देखिए भारत ने जो है 2 परमाणु परीक्षण किए हैं। एक किया था आपका 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जो है, दूसरा किया था 1999 में। ठीक है, ये भी पोखरण में किया था, ध्यान रखिएगा दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आपका 1923 में, जनवरी 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। देखिए अगर हम बात करें कांग्रेस के गया अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो CR दास ने किया था इसकी अध्यक्षता। और इसी के बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये आपका 1761 में हुआ था। 1761 में किसके बीच हुआ था? तो मराठा पेशवा सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच यह युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए पानीपत का जो है 3 युद्ध हुए थे पानीपत में। पहला युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। तीसरा 1761 में हुआ था। ठीक है, तीनों युद्ध ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? गोवा का गठन कब हुआ था? तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। अभी कब हुआ था? 1987 में यह हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? ये 2020 का पूछा है। तो 2020 में भारत जो है 94 स्थान पे था। देखिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है 2023 की अगर हम बात करें, 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो 111वें स्थान पे है। ठीक है। और अगर यही पाकिस्तान की बात करें तो 102वें स्थान पे पाकिस्तान है। और नेपाल किस स्थान पे है? तो नेपाल 69 पे है। और श्रीलंका 60वें स्थान पे है। देखिए भारत की स्थिति इनसे अच्छी है इस सूचकांक के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, मतलब भारत से ज्यादा स्थिति इन लोगों की अच्छी है पाकिस्तान वगैरह की इसमें। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो आपका 8 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? जोगियों का देश किसे कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है उत्तरी कोरिया को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डैश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? 22 अप्रैल 2016। ऑप्शन डी। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सा नहीं पूछ रहा है इसमें? तो तमसा जो है नहीं है। ऑप्शन डी। बाकी दिबंग, तिस्ता, सुबनसिरी ये सब क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
अच्छा, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो एक प्रश्न और बनता है कि ब्रह्मपुत्र जो है भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रे से यह प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, और इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका फॉकेटिंग। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। अगला है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में होगा, 2024 में जो है ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो ये आपका पेरिस फ्रांस में होगा। अच्छा, 2028 की बात करें, 28 में कहाँ होगा, तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, 24 में पेरिस में, 28 में जो है लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे इसका सॉल्व आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, और अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।